जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके झारखंड जेईटी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर आपके 26 अप्रैल को है उनके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम का समय साथियों बिल्कुल कम है और कुछ ही क्षण आपके एग्जाम का बाकी है। इसलिए अच्छे से इस क्लास को देख के जाइएगा एग्जाम देने। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय और मानकों के निर्धारण की मुख्य संवैधानिक जिम्मेदारी जो ये किस संस्था पर है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय और मानकों के निर्धारण की मुख्य संवैधानिक जिम्मेदारी किस संस्था पर है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पे होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे यहाँ पे आपके छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट का डिजिटल संग्रह और हस्तांतरण। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि बहु विषयक शिक्षा की अवधारणा किस नीति में प्रमुख रूप से दी गई है। तो याद रखेंगे बहु विषयक शिक्षा की अवधारणा किस नीति में प्रमुख रूप से दी गई है। तो ये दिए गए हैं आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्न में से कौन सी यहाँ पे अस्थिर समृद्धि है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सी यहाँ पे अस्थिर समृद्धि है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, रैम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, रैम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि खुला स्रोत सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या है। तो खुला स्रोत सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या है। तो इनकी मुख्य विशेषता होगा स्रोत कोड सार्वजनिक रूप में से उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। तो डीएनएस का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। तो डीएनएस का मुख्य कार्य होता है डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहां पे पूछा है निम्न में से कौन सा यहां पे नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार होगा। तो यहां पे हो जाएंगे आपके 3। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, 3 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कूट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे कि कूट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य है डेटा को सुरक्षित बनाना। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यहां पे प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे रैम। ऑप्शन ए सही जवाब है, रैम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि एफटीपी का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे एफटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे आप, ये किए जाते हैं फाइल हस्तांतरण के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, फाइल हस्तांतरण के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कुकी का उपयोग इंटरनेट में किस लिए किया जाता है। तो कुकी का उपयोग इंटरनेट में किस लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएंगे
यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि डिजिटल विभाजन का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो डिजिटल विभाजन का क्या अर्थ होगा। तो डिजिटल विभाजन का जो अर्थ होता है ये डिजिटल तकनीक तक पहुंच में असमानता होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ई गवर्नेंस में G2G का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो ई गवर्नेंस में G2G का क्या अर्थ हो जाएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा यहां पे मेलवेयर का प्रकार है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार हो जाएगा। तो यहां पे कौन से हो जाएंगे। तो यहां पे 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ब्लॉकचेन तकनीक मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ब्लॉकचेन तकनीक मुख्यतः किसके लिए जो यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे सुरक्षित और वितरित डिजिटल लेन देन के लिए। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि फार्मिंग का संबंध किससे है। तो फार्मिंग का जो संबंध हो जाएंगे ये संबंध हो जाएंगे नकली वेबसाइट पर उपयोगकर्ता को भेजकर जानकारी चुराना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राउटर का मुख्य कार्य क्या है। तो राउटर का जो मुख्य कार्य हो जाएंगे क्या हो जाएंगे। तो राउटर का जो मुख्य कार्य है ये विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट का मार्ग निर्धारण होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। तो ई गवर्नेंस का जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का पारदर्शी, तेज और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पे डी क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया में एन्कोडिंग का अर्थ क्या है। तो संचार प्रक्रिया में एन्कोडिंग का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इनका अर्थ है संदेशों को प्रतीकों या भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया में फीडबैक का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संचार प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य है संदेश की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे संचार का गैर मौखिक माध्यम है। तो निम्न में से कौन सा संचार का गैर मौखिक माध्यम है। तो याद रखेंगे आप हाव भाव और शारीरिक संकेत होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि क्षैतिज संचार का अर्थ क्या है। तो क्षैतिज संचार का अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्षैतिज संचार का जो अर्थ हो जाएंगे ये समान स्तर के व्यक्तियों के बीच संचार होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि संचार में शोर का यहाँ पे क्या अर्थ है। तो संचार में शोर का क्या अर्थ होगा। तो संचार में शोर का अर्थ होता है संदेशों को बाधित करने वाला कोई भी तत्व। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शब्दार्थ संबंधित बाधा किससे संबंधित है। तो शब्दार्थ संबंधित बाधा किससे संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपके शब्दों और भाषा के अर्थ से उत्पन्न बाधा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सा यहाँ पे मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण है।
तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके पूर्व ग्रह और भावात्मक पक्षपात। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नीचे की ओर संचार का अर्थ क्या है। तो नीचे की ओर संचार का अर्थ क्या है। तो नीचे की ओर संचार का अर्थ होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर तक संचार। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि प्रभावी कक्षा संचार में आंख से संपर्क का मुख्य महत्व क्या है। तो प्रभावी कक्षा संचार में आंख से संपर्क का मुख्य महत्व क्या है। तो इसका महत्व हो जाएंगे छात्रों का ध्यान बनाए रखना। ऑप्शन ए सही जवाब है, छात्रों का ध्यान बनाए रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अफवाहों से मिली जानकारी किस प्रकार का संचार है। तो अफवाहों से मिली जानकारी किस प्रकार का संचार होगा। तो ये अनौपचारिक संचार होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनौपचारिक संचार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दृश्य संचार का उदाहरण क्या है। तो दृश्य संचार का जो उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पे आपके चार्ट और आरेख होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, चार्ट और आरेख होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा में प्रभावी संचार के लिए शिक्षण को क्या करना चाहिए। तो कक्षा में प्रभावी संचार के लिए शिक्षण को क्या करना चाहिए। तो आप लगाएंगे यहाँ पे छात्रों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि दो तरफा संचार की मुख्य विशेषता क्या है। तो दो तरफा संचार की मुख्य विशेषता क्या होगा। तो दो तरफा संचार की जो मुख्य विशेषता होगा यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या। तो संदेश और प्रतिक्रिया दोनों का आदान प्रदान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि औपचारिक संचार की प्रमुख विशेषता क्या है। तो औपचारिक संचार की प्रमुख विशेषता क्या होगा। तो औपचारिक संचार की प्रमुख विशेषता जो है निर्धारित संरचना और नियमों के अनुसार संचार होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कक्षा में इंटरैक्टिव टीचिंग किस प्रकार के संचार को बढ़ावा देता है। तो कक्षा में इंटरैक्टिव टीचिंग किस प्रकार के संचार को बढ़ावा देता है। तो ये द्विपक्षीय संचार को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, द्विपक्षीय संचार को बढ़ावा देते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।